आज की कहानी का शीर्षक है मार्क ज़करबर्ग। मार्क ज़करबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के व्हाइट प्लेन्स में हुआ था। उनके पिता एडवर्ड ज़करबर्ग दंत चिकित्सक थे और उनकी मां करे कैम्पनर ज़करबर्ग मनोचिकित्सक थीं। मार्क का पालन पोषण एक शिक्षित परिवार में हुआ। उनके परिवार में शिक्षा और बौद्धिक गतिविधियों को काफी महत्व दिया जाता था। मार्क की 3 बहनें हैं, रैंडी, डोना और एरियल। बचपन से ही मार्क दूसरे बच्चों की तुलना में कंप्यूटर और तकनीक में अधिक रुचि रखते थे। उनके पिता ने उन्हें कम उम्र में कंप्यूटर से परिचित कराया। यही शुरुआती अनुभव आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। मार्क ज़करबर्ग की सबसे खास बात यह थी कि उन्हें कंप्यूटर केवल मनोरंजन का साधन नहीं लगता था। वे ये समझना चाहते थे कि कंप्यूटर वास्तव में काम कैसे करता है। किशोरावस्था में ही उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे छोटे प्रोग्राम और गेम बनाए। उनके पिता ने उनके लिए एक निजी कंप्यूटर ट्यूटर भी रखा था, लेकिन मार्क जल्दी ही अपने शिक्षक से आगे निकलने लगे। उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम भी बनाया जिससे घर और पिता के डेंटल ऑफिस के बीच संदेश भेजे जा सकते थे। इस तरह के शुरुआती प्रयोगों से स्पष्ट हो गया था कि मार्क केवल कंप्यूटर चलाना नहीं चाहते थे, बल्कि नई चीजें बनाना चाहते थे। आर्टली हाई स्कूल न्यूयॉर्क और फिर फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी न्यू हैम्पशायर यूएसए से उनका हाई स्कूल कंप्लीट हुआ। हाई स्कूल के दौरान मार्क ने संगीत से संबंधित एक प्रोग्राम विकसित किया जिसका नाम साइनैप्स मीडिया प्लेयर था। ये प्रोग्राम उपयोगकर्ता द्वारा सुने जाने वाले संगीत के आधार पर उसकी पसंद को समझने और आगे के संगीत की सिफारिश करने की कोशिश करता था। आज हमें स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर रिकमेंडेशन सिस्टम्स सामान्य लगते हैं, लेकिन उस समय यह विचार काफी दिलचस्प था। माइक्रोसॉफ्ट और एओएल जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इस तकनीक में रुचि दिखाई और मार्क को नौकरी तथा अन्य अवसरों के प्रस्ताव मिले। लेकिन मार्क ने अपने प्रोजेक्ट को बेचने के बजाय अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया। यह उनके भविष्य के व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण झलक थी। वे केवल नौकरी करने के बजाय अपनी तकनीक और उत्पाद बनाने में अधिक रुचि रखते थे। 2002 में मार्क ज़करबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। उन्होंने शुरुआत में कंप्यूटर साइंस और मनोविज्ञान से जुड़े विषयों का अध्ययन किया। हार्वर्ड में उन्हें दुनिया के प्रतिभाशाली छात्रों के बीच रहने का अवसर मिला, लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ उनका ध्यान लगातार प्रोग्रामिंग और इंटरनेट की ओर रहा। उस समय सोशल नेटवर्किंग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इंटरनेट पर लोगों की पहचान और सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने का तरीका अभी शुरुआती अवस्था में था। मार्क ने इसी क्षेत्र में संभावनाएं देखीं। 2003 में मार्क ने हार्वर्ड में एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम फेसमश था। इस वेबसाइट पर हार्वर्ड के छात्रों की तस्वीरों को दिखाया जाता था और उपयोगकर्ता तुलना करके चुनते थे कि कौन अधिक आकर्षक है। इस वेबसाइट को बनाने के लिए मार्क ने हार्वर्ड के कुछ ऑनलाइन सिस्टम से तस्वीरें प्राप्त कीं। इससे विश्वविद्यालय में विवाद पैदा हो गया। उन पर छात्र की गोपनीयता और विश्वविद्यालय के कंप्यूटर संसाधनों के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगे। वेबसाइट को बंद कर दिया गया। ये घटना मार्क के लिए एक महत्वपूर्ण सबक थी। हालांकि फेसमश कुछ ही समय में बंद हो गया, लेकिन इस प्रयोग ने मार्क को यह समझने में मदद की कि लोग इंटरनेट पर अपने बारे में जानकारी देखने और दूसरों से जुड़ने में कितनी रुचि रखते हैं। यही विचार आगे चलकर फेसबुक की नींव बना। फरवरी 2004 में मार्क ज़करबर्ग ने हार्वर्ड के कुछ छात्रों के साथ मिलकर एक वेबसाइट शुरू की जिसका नाम था facebook.com। शुरुआत में इसका उद्देश्य हार्वर्ड के छात्रों को एक दूसरे से जोड़ना था। लोग इसमें अपना प्रोफाइल बना सकते थे, अपनी तस्वीर लगा सकते थे और अपने दोस्तों को जोड़ सकते थे। यह विचार बहुत तेजी से लोकप्रिय हुआ। कुछ ही समय में हार्वर्ड के बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसका इस्तेमाल करने लगे। मार्क और उनकी टीम ने महसूस किया कि यह विचार केवल हार्वर्ड तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने दूसरे विश्वविद्यालयों में भी फेसबुक का विस्तार शुरू किया। हार्वर्ड के बाद फेसबुक को स्टैनफोर्ड, कोलंबिया और येल जैसे विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराया गया। फिर धीरे धीरे इसे अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक फैलाया गया। फेसबुक की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। मार्क ने पढ़ाई छोड़कर फेसबुक पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया और कैलिफोर्निया चले गए। वहीं से फेसबुक को एक छोटे कॉलेज प्रोजेक्ट से एक बड़ी तकनीकी कंपनी बनाने की यात्रा शुरू हुई। फेसबुक को शुरुआती दौर में कई निवेशकों की जरूरत थी।
प्रसिद्ध निवेशक पीटर थियल ने फेसबुक में शुरुआती महत्वपूर्ण निवेश किया। इससे कंपनी को अपने कर्मचारियों और विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन मिले। फेसबुक का विकास लगातार तेज होता गया। कंपनी ने ये समझ लिया था कि केवल कॉलेज छात्रों तक सीमित रहने के बजाय फेसबुक को आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए खोलना चाहिए। धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग देशों के लोग फेसबुक से जुड़ने लगे। फेसबुक ने इंटरनेट पर सामाजिक संपर्क का तरीका बदल दिया। लोग अब अपने पुराने दोस्तों से जुड़े रह सकते थे, नई मित्रता कर सकते थे, तस्वीरें साझा कर सकते थे और अपने जीवन की घटनाओं के बारे में दूसरों को बता सकते थे। फेसबुक ने बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी नया मंच तैयार किया। छोटे व्यवसाय अपने ग्राहकों तक पहुंचने लगे और विज्ञापन का एक नया डिजिटल मॉडल विकसित हुआ। फेसबुक की सबसे बड़ी ताकत उसका नेटवर्क इफेक्ट था। जितने ज़्यादा लोग फेसबुक से जुड़ते गए, फेसबुक उतना ही उपयोगी होता गया। मार्क ज़करबर्ग की नेतृत्व शैली काफ़ी अलग रही है। वे अक्सर लंबे समय तक तकनीकी उत्पादों और कंपनी की रणनीति पर ध्यान देते रहे हैं। उनकी सोच में एक महत्वपूर्ण विचार था, तेजी से प्रयोग करना और उत्पाद को लगातार सुधारना। फेसबुक के शुरुआती वर्षों में कंपनी में तेजी से नए फीचर्स जोड़े गए। न्यूज़ फीड, लाइक बटन, फोटोज ग्रुप्स, मैसेंजर और अन्य सुविधाओं ने फेसबुक को केवल एक प्रोफाइल वेबसाइट से एक विशाल सोशल प्लेटफॉर्म बना दिया। फेसबुक की सफलता के साथ साथ विवाद भी बढ़ते गए। सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक था प्राइवेसी यानी उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा। लोगों ने सवाल उठाए कि फेसबुक उपयोगकर्ताओं के डेटा को किस प्रकार एकत्र करता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फेसबुक पर यह आरोप भी लगते रहे कि उसकी एडवर्टाइजिंग प्रणाली उपयोगकर्ता के व्यवहार और रुचियों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इन विवादों ने मार्क ज़करबर्ग को अमेरिकी संसद और अन्य संस्थाओं के सामने भी जवाब देने के लिए मजबूर किया। फेसबुक ने अपने विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम का अधिग्रहण किया। ये निर्णय बाद में फेसबुक के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इंस्टाग्राम दुनिया के सबसे लोकप्रिय फोटो और वीडियो प्लेटफॉर्म में शामिल हो गया। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया। व्हाट्सएप दुनिया भर में मैसेजिंग का एक प्रमुख माध्यम बन चुका था। इन अधिग्रहणों ने फेसबुक के प्रभाव को और बढ़ा दिया। 2021 में मार्क ज़करबर्ग ने एक बड़ा ऐलान किया। फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स कर दिया गया। इस बदलाव के पीछे उनका लक्ष्य केवल फेसबुक को एक सोशल मीडिया कंपनी के रूप में देखना नहीं था। मार्क ने भविष्य के लिए मेटावर्स की अवधारणा पर जोर दिया। उनका विचार था कि भविष्य में इंटरनेट केवल मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वेबसाइटों तक सीमित नहीं रहेगा। लोग वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीकों के माध्यम से डिजिटल दुनिया में अधिक इमर्सिव तरीके से बातचीत कर सकते हैं। मेटा ने इस दिशा में बड़े पैमाने पर निवेश किया। समय के साथ मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर भी अपना ध्यान काफ़ी बढ़ाया। मेटा ने AI मॉडल्स और जेनरेटिव AI टेक्नोलॉजीज के विकास में भारी निवेश किया। कंपनी ने अपने AI रिसर्च को आगे बढ़ाया और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स तथा ओपन सोर्स AI इनिशिएटिव्स पर भी काम किया। मार्क ज़करबर्ग ने AI को कंपनी के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक माना। आज मेटा का काम केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। कंपनी AI, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वेयरेबल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश कर रही है। मार्क ज़करबर्ग ने प्रिसिला chen से विवाह किया। दोनों की मुलाकात हार्वर्ड में हुई थी। प्रिसिला chen चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भी रुचि रखती हैं। 2015 में दोनों ने chen ज़करबर्ग इनिशिएटिव की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लंबे समय के लिए निवेश करना है। मार्क और प्रिसिला ने अपने संसाधनों का बड़ा हिस्सा फिलैंथ्रोपिक और साइंटिफिक इनिशिएटिव्स में लगाने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। उनकी 3 बेटियां हैं। फेसबुक की सफलता ने मार्क ज़करबर्ग को दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल कर दिया।